बनावट नहीं आई मुझे जिंदगी में, मेरा लहजा मेरा मिजाज ज़ाती है। हीर प्लेट पर झुकी फॉक को प्लेट में घुमा रही थी, एक तरफ चेहरे पर हाथ रखकर चेहरे को छुपा सा लिया था। कन्नाट और अकेला अपनी किसी बात पर बहस कर रहे थे, जबकि आयशा अब हीर को देख रहा था। उसने नोट कर लिया था कि इन लड़कों को देखकर वो डरी सी थी। मैं ऐसे क्यों डर रही हूँ? उसने कौन सा मेरा चेहरा देखा हुआ है? मैं दुनिया के लिए हीर हूँ, रिया नहीं। फाक मुसलसल प्लेट में घुमाती खुद ही से बुड़बुड़ाई थी। उस सोच के आती है वो मुतमिन सी होती, हाथ चेहरे से हटाकर अब फॉक से चिकन रोस्ट तोड़ती मुंह तक लेकर गई थी। जब उसकी नज़र आयश पर पड़ी थी, जो अब दोबारा उन लड़कों को देख रहा था, गुस्से से चेहरा लाल सा हो गया था। क्या हुआ? कौन सी पिक्चर लगी हुई है जो नजरें नहीं हट रही स्क्रीन से? फॉक मुंह में लेकर जाते सरसरे लहजे में बोली, अब काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। नहीं, पिक्चर उधर तो नहीं 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 दिख रही, मगर उधर जरूर पिक्चर इधर तो नहीं है मगर उधर जरूर चल रही है। जब भी उनकी नजरें नहीं हट रही हैं। धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। हाथ में पकड़े फॉक पर गिरफ्त काफी हद तक सख्त हो गई थी। गर्दन बाजुओं की रगें वाजे हो रही थी। रुको, मैं देखती हूँ, तुम इधर ही बैठो, मत आना। प्लेट खिसकाती चेयर से उठती बोली थी के साथ ही इन तीनों लड़कों की तरफ बढ़ गई थी। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? सीने पर हाथ बांधती एक एक लफ्ज को चबाकर बोला था। सामने खड़े वजूद को देखकर गुस्सा तो पहले ही बहुत आ गया था, मगर मौके की नगासत को देखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा ही कर सकी थी। वो उसके खूबसूरत चेहरे में खो सा गया था। दिल ने बेख्तियार बिट मिस की थी। वो आज तक उसे तस्वीरों या वीडियोस में ही देखता आया था, बल्कि यूं कहना ठीक था कि दिल जलता आया था। मगर आज उसे रूबरू देखकर आसपास का होश गंवा चुका था। हेलो, हीर ने उसको यूं चटकी बांधे खुद की तरफ देखता पाकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाती उसको होश दिलाना चाहा था। दिल में कहीं खौफ सा जरूर पैदा हुआ था। हाँ हाँ, क्या कह रही थी? ग्रे आंखों वाले अंग्रेज लड़के ने सर झटकते अपनी भारी गंभीर आवाज में उसको एक्सरे करती नजरों से देखते हुए कहा। रॉयल ब्लू शर्ट्स जिससे ऊपरी दो बटन खुले से जिससे उसका कसरती सीना नजर आ रहा था। ब्लैक जीन्स पहने, गोल्ड बाल जेल से सेट किए गए थे, कसरती मजबूत जिस्म का मालिक। ग्रे आंखों वो काफी हैंडसम था जो भी था। क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी? उसका दिमाग ही घूम गया था उसकी नजरें खुद पर महसूस करते। जब ही कुदर ऊंची आवाज में कहा, तब तक आयश, कनाट और राकेल भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। देखी है मगर इतनी खूबसूरत नहीं। ग्रे आंखों वाला लड़का खोए हुए अंदाज में उससे करीब होता, उसके चेहरे के करीब हाथ लेकर जाता, अपनी गंभीर आवाज में बोला था। डोंट यू डेयर बॉय, दस गर्ल आज माई। अभी उसका हाथ हीर के चेहरे के नकुश को छूता कि आयश ने उसका हाथ पकड़कर पीछे झटकते हुए वॉर्न करते अंदाज में कहा था। उसका दिमाग ही घूम गया था जो भी था। आज तो उसकी नजरें हीर के वजूद पर बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था। जाके उसका हीर को छूना करता। आयश के हाथ झटकने पर एक तल तलस्सुम था जो टूटा था। वो होश में आता एक नजर हीर को देखने के बाद आयश की तरफ मुड़ा था। उसे आयश का खुद से हाथ झटकने के साथ साथ उसके लफ्ज भी चुभे थे। हीर को आयश के लबों से अदा होने वाले लफ्ज पर ही खामोश हो गए थे, जबकि कनाट और अकेला और दूसरे लोग टिकट के बगैर मूवी एंजॉय कर रहे थे। उसने एक तहराना नजर आयश पर डाली थी। लबों पर एक दिलफरेब मगर पुरसरार मुस्कुराहट छा सी गई थी। वो दोबारा हीर की तरफ मुड़ा था। किस्मत बदलते लम्हे नहीं लगते, आज तुम्हारी है कल मेरी बाहों में बेबस पड़ी होगी। हीर के आई एयरिंग को हिलाता जेरखन लहजे में कहता, अपनी बात से दो नफूस का खून जला गया था। यू ब्लडी। आयश ने गुस्से से आगे बढ़ते उसके चेहरे पर पंच मारना चाहा, मगर वो महारत से अपना बचाव कर गया था। बेबी, सी यू सून। हीर की तरफ आंख मारता तजरिया मुस्कुराहट आयश की तरफ उछालकर दोनों लड़कों को एक मखसूस इशारा करता बाहर निकल गया था। आयश ने उसके पीछे जाना चाहा, मगर कन्नाट ने उसे रोक चुका था।
कमरे में चारों से अंधेरा फैला हुआ था, सिर्फ एक तरफ थोड़ी सी लाइट लगती फिर बंद हो जाती थी। وہ رولنگ چیئر پر بیٹھا، ہاتھ میں لائٹر پکڑے اسے جلاتا پھر بجھا دیتا تھا۔ کچھ دیر جلتے لائٹر میں اس کا وجیح چہرہ روشن ہوتا تھا، کالی سیاہ پرسرار آنکھیں جو لال لہو چھلکا رہی تھی، گولڈن بال جو فی الحال تو بکھرے سے اس کی وجیح چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، گلابی لب جو سائڈوں سے بلیک تھے، اس کی کافی نشے کرنے کی علامت تھی۔ لبوں کو سختی سے بھیجا ہوا تھا، لائٹر بند کر کے پھینکتا وہ چیئر سے اٹھتا، لائٹ لگا گیا تھا۔ وہ ایک کافی بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا، درمیان میں کنگ سائز بیڈ پر کچھ فائلز کھلی بکھری پڑی تھی، کچھ پیپرز نیچے ووڈ فلور پر بھی پڑے تھے جو شاید ان فائلز سے ہی گرے تھے۔ بیڈ کی دونوں سائڈ پر بیڈ کے ساتھ کے ہی سائڈ ٹیبل پڑے تھے جن پر لیمپ جگ موبائل الارم کلاک اور کچھ دوسری چیزیں پڑی تھی۔ گلاس ڈور پردے سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور چال چلتا بیڈ تک آیا تھا، جھک کر اس نے ان پیپرز میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی، 3 پرسرار گرین آنکھیں والوں کی فوٹو۔ اس فوٹو میں ایک چہرے پر اس نے ہاتھ پھیرا تھا، لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی، مگر صرف کچھ پلوں کے لیے، پھر وہی دل فریب مسکراہٹ ایک پرسرار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بہت جی لیا تم لوگوں نے، اب ایک کے بعد ایک کو مات ملے گی، بہت بری مات۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فوٹو میں سے ایک چہرہ کو پھاڑتا، پھر اسی چہرے کی دوسری فوٹو بیڈ پر بکھری کئی الگ الگ چہروں کی فوٹوز میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی، صرف ایک کو چھوڑ کر۔ وہ تصویر لبوں سے لگاتا پرسرار آواز میں بولا تھا، کالی پرسرار آنکھوں میں ایک جنون تھا جو انجانے کیا طوفان لانے والا تھا، جس نے انجانے کیا کیا تباہ کرنا تھا۔ بیڈ پر تقریباً 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کی مختلف تصویریں تھیں، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ تھی اور وہ اس طوفان سے بچ کر جانے کیا بد نصیب بنا گیا تھا۔ آئی ایم بیک، مافیا بیک واپس آ گیا ہے، کارلوس برینڈک واپس آ گیا ہے، سب برباد کر دے گا، بس ختم کر دے گا۔ وہ دونوں بازو کھولے خوبصورت وجیح چہرہ چھت کی طرف کیے پرسرار سا کہتا، دیوانہ وار کہکا لگاتا بولا تھا۔ اس کی پرسرار آواز، باتیں، کہکے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ ادھر ہی دفن ہو گئے تھے۔ کمرے میں گلاس وال سے آتی سورج کی روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھولی تھی، پھر بیزار سا منہ بناتی اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کل وائس اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، شاپنگ اور ڈنر انہوں نے باہر ہی کیا تھا۔ فلیٹ میں آتے آتے 10 بج گئے تھے، پھر علیزے کے نہ کرنے پر بھی اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، مگر نیند تو اسے آنی نہیں تھی، پھر وہ اپنی کلاکاری کا شوق پورا کرتی رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد اس پر آخری سوچ آتی ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، ایک ٹانگ وائس کی ٹانگ پر تھی جبکہ سر اس کے سینے پر تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا تکیہ یوں اچانک اتنا سخت کیسے ہو گیا تھا۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوتی ہی وہ پیچھے ہٹی تھی، مگر جیسی ہی وائس پر نظر پڑی وہ چیختے ہوئے دوبارہ اس پر گری سی تھی، اس کے کانوں کو چیختی چیخ سن کر وائس ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ وائس اونگتا قدرت سخت آواز میں علیزے کی طرف دیکھتا بولا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، مگر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ اپنے کہکے کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ ایسا کیا دیکھ لیا ہے صبح صبح جو خوف سے لال پیلی ہو رہی ہو؟ وائس نے اس کو بازو سے پکڑ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دانت پیس کر کہا، زکوٹا جن۔ بولتے ہی نچلا ہونٹ کو دانتوں کے درمیان چباتی ہنسی روک گئی تھی۔ واٹ؟ زکوٹا جن؟ وہ ادھر کدھر سے آ گیا؟ اس کی سر پیر کے بغیر بات سن کر قدرت چلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید پرستان کے قیدی جنون میں سے کوئی چھوٹ کر ادھر آ گیا ہوگا۔ اچھا میں باہر جاتی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ علیزے جواب دیتی اب بھاگنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھتی بنا چپل کے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بات تو سر سے گزر گئی، مگر یوں بھاگنے پر تعصب سے سر ہلاتا، وہ کمفرٹ خود سے ہٹاتا، سلیپر پہنتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ علیزے ابھی گئے 2 لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ چلاتا ہوا باہر نکلا تھا، چہرے سے رنگ برنگی پانی
पक कर उसे सच में ही जकूटा जिन सा बना गया था। गुस्से से नत्थे फूल गए थे। लीजा लीजा क्या बदतमीजी है ये, किधर हो? मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो। वाइस पूरे फ्लैट में नजर घुमाता चिल्लाता हुआ बोला था, मगर वहां तो जैसे उसके अलावा कोई था ही नहीं। लीजिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मिली तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखता बोला था, मगर वहां भी कोई नहीं था। अपने पीछे आवाज सुनकर वो गुस्से से पीछे मुड़ा था। अलीज ने चीख मारकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए थे। इस हरकत को मैं क्या समझूं? प्रीटी गर्ल उसको बाजू से पकड़कर खुद के करीब करता अपने चेहरे की तरफ इशारा करता संजीदा सख्त आवाज में से गोया हुआ, वाह प्रॉमिस मैं आपके अपने चेहरे से भी बहुत मैं आपके चेहरे से भी बहुत डरती हूँ। आपको इतनी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। आंखें हों सख्ती से मौजे कपकपाते लबों से मासूमियत सी शक्ल बनाए बड़े साफ तरीके से सारा इल्ज़ाम उस पर लगा चुकी थी। व्हाट? मैंने ये कलाकारी की अपने चेहरे पर? हैरत व गुस्से से उसको पीछे की तरफ धक्का देते हैरत से तंग आवाज में अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा था, अच्छा आपने नहीं किया? फिर मुझे लगता है कि ये किन कटे जिन का काम है। वही आया होगा रात में। अप्सरा से उस पर से इल्ज़ाम हटाने का एहसास करते किसी नटखटे जिन पर इल्ज़ाम लगाती हुई मासूमियत से आंखें घुमाती अपनी तरफ से उसके इल्म में इजाफा किया गया था, जिसे साथ ही साथ बड़े सोफे पर बैठ गई थी। दिल खौफ से धड़क रहा था कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो क्या हाल करेगा, मगर कुछ ड्रामा करना तो था खुद को बचाने के लिए। रात में जकूटा जिन आया? नहीं नहीं नहीं, जकूटा जिन तो आप हैं। किन कनकटा जिन आया था, मतलब कि कान कटे जिन ने आकर आपको जकूटा जिन बना दिया। आप तो बहुत प्यारे हैंडसम से हैं। इसकी बात दरमियान में ही काटती हाथ नचाते किसी बड़े उस्ताद की तरह उसे गाइड किया था। साथ ही उसकी घुरी की वजह से अपनी तरफ से मस्के लगाकर उसे कूल करना चाहता हूँ। मतलब कि जकूटी जिन ने आकर मुझे कनकट्टा जिन नहीं, फिर गलत बोल रहे हैं। कनकट्टे जिन ने आकर शट अप, जस्ट शट अप। ये क्या कनकट्टा जिन और जकूटा जिन लगाई हुई है? 2 कदमों में ही सारा फासला तय करता उस तक पहुंचता, उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं शायद पाकिस्तान के कैदी जुनून में से कोई छूट कर इधर आ गया होगा। अच्छा मैं बाहर जाती हूँ आपके लिए। वो अचानक उसके गुस्से से चिल्लाने और फिर खुद के करीब आने पर खौफ से आंखें मीच गई थी। खौफ से धड़कते मुंतशिर होने लगी थी। हलक तर्क करते बेसाख्ता उभरने वाली गिल्टी अंदर ही उतार गई थी। आंखें खोलो अपनी। उसका खौफ से बदलता रंग देखता कुछ नरम लहजे में मगर हकमाना लहजे में बोला था। उसका खूबसूरत चेहरा देखते वो अपना जकूटा जिन जैसा चेहरा भी भूल गया था। नहीं आप जकूटा लीजा। उसके दोबारा जकूटा नामा शुरू को करने से पहले ही उससे सख्ती से वार्न करते अंदाज में कहा, ओके अब आप जाएं। मैं अगले पूरे हफ्ते का आज ही डर गई। आपकी मोहब्बत रहेगा नहीं गई। धीरे से आंखें खोलती सलाह अमेज लहजे में कहती, आखिर में आदत से मजबूर खून जला गई थी। वो गहरा सांस लेता, कुछ सख्त कहने या करने से खुद को बाज रखता, एक सख्त तरीन नजर उस पर डालता अंदर की तरफ बढ़ा था। पीछे लीजे सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखती गहरा सांस लेती सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी ऊंचा ऊंचा हंसने लग गई थी। मैं खुद तो नहीं आई ना, खुद ही लाए हैं। देखना अब कैसे खुद ही वापस छोड़कर आएंगे। क्वेश्चन उठाकर गोद में रखती रिमोट से टीवी लगाती बैठ गई थी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अलियाना को टेरेस पर बैठा देखकर उसके पास आता बोला था। ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट पहने, बालों को माथे पर गिराए वो डैशिंग सा लग रहा था। लाइट पिंक शर्ट, स्लीवलेस फ्रॉक पहने, वाइट शर्ट्स पहने, वो बालों को खुला छोड़े वो हाथ में स्केच बुक पकड़े कुछ बना रही थी। राज की आवाज़ सुनकर स्केच बुक बंद करती उसकी तरफ मुड़ी थी। क्यों, आपका कोई बिल आ रहा है जो पूछ रहे हैं, या तो मैं एक एक कदम उठाने से पहले आपसे परमिशन ले लिया करूं? हाथ में पेंसिल घुमाती
दिल जलाने वाले अंदाज में बोली थी। एक तो उसकी वजह से वो अपने घर वालों से दूर थी, फिर ऊपर से पाँव की चोटों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। खड़ी हो पहले, फिर जवाब देता हूँ। उसको हाथ से पकड़कर खड़ा करता बोला था। उसके इतने बुरे लहजे को जैसे वो बर्दाश्त करता था वही जानता था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक ना होता, मगर वो इस पर ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था वो उसे घुल मिल जाए, फिर वो खुद फैसला करे इसके पास रहने का। मगर वो नहीं जानता था कि ये इतना आसान था। अभी तो उसे कई मुश्किलात देखनी थी, अभी तो उसने और तड़पना सीखना था, फिर जाकर कहीं किस्मत ने कोई बेहतर फैसला करना था। मोहब्बत, इश्क, उसकी मंजिल पाने के लिए वो कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और अब तक उसने कुछ कुर्बान नहीं किया था अपना। पहले तो वो उसके पास नहीं थी तो दूरी काबिले बर्दाश्त थी, मगर हासिल करके खो देने का गम तो उसने देखा ही नहीं था। अभी तो उसे कई घुटन राहों से गुजरना था। वो किस्मत के सभी फैसलों से यकसर अनजान अलेना को सालिश झूले से उठाता, खुद बैठता, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गिर्द अपना हारे तंग कर गया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अलियाना बुखला सी गई थी। ये छोड़े, मुझे छोड़े। उसकी मजबूत बाहों का हारिस खुद से हटाने की कोशिश करती बुखलाई सी बोली थी, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, बस कुछ देर खुद को महसूस करने दो, थक गया हूँ। गिरफ्त सख्त करता उसके बालों में चेहरा छुपाए मखमूर लहजे में बोला था। बोलते हुए उसके लब अलियाना की गर्दन को छू रहे थे, जो दोनों के दिल की धड़कनों को मुंतशिर करने का बासत बन रहे थे। राज, प्लीज। उसको कंधे से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश को दो करती बमुश्किल अपनी धड़कनों को नामुमकिन करती बोली थी। दिल मानो कानों में धड़क रहा था। उसे राज का छूना, करीब आता बुरा नहीं लगता था, मगर जब वो ये सोचती थी कि कैसे उसने जबरदस्ती उसे अपने पास रखा था, निकाह किया था, सबसे दूर किया था, फिर जो उसके पाँव का हशर किया था, वो कैसे भूलती सब। इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं भूल सकती थी। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? रिम्पल्स गर्दन से चेहरा निकालता, एक हाथ से चेहरे पर झूलती कुछ लिटों को पकड़कर खींचता, यकदम से सवाल जागा गया था। वो सवाल जो उसे काफी दिनों से परेशान किए हुए था, वो सवाल जिसका जवाब वो अच्छे के अलावा नहीं सुनना चाहता था, ये जानते हुए भी कि जवाब अच्छा वो हो ही नहीं सकता था। वो सवाल पूछ बैठा था जिसका जवाब अलियाना के पास भी नहीं था, या फिर शायद वो इस सवाल को हल ही नहीं करना चाहती थी। वो सवालों में उलझ कर ही रहना चाहती थी। कैसे भी नहीं लगते, बल्कि अच्छे लगते ही नहीं है, सिवाय मॉन्स्टर के। उसके यूं अचानक सवाल पूछने पर दिल ने बिट मिस की थी। वो दिल को यकसर इग्नोर करती, उसके कंधे पर सर रखते खफा से लहजे में बोली थी। उसे एक हफ्ते में ही इसकी आदत सी हो गई थी। दिल में कहीं उसे वो अच्छा भी लगता था, मगर वो अच्छाई बुराई के आगे कम, बल्कि बहुत ही कम पड़ जाती थी। मॉन्स्टर। अच्छा ये बताओ कि अगर एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ कोई और, तो तुम किसे चुनोगी? उसको सख्ती से सीने में भेजे, दूसरे हाथ उसके बालों, लंबे स्याह बालों में फेरता, अजीब से सरसरार लहजे में बोला था। पागल, ये तो बताए कि दूसरा कौन है, मतलब दूसरा ऑप्शन क्लियर तो किया नहीं आपने। यूं किसी को सड़क से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते बोलेंगे तो यकीनन मैं आपको ही चुनूंगी। उसके सीने से सर हटाती, दूसरे हाथ से बाल कान के पीछे करती, राज के चेहरे की तरफ देखते बोली, जो सब बेखुद सा होता उसी को देखे सुने जा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारी फैमिली, मैं या फैमिली? उसके चेहरे के तासरात देखता बोला था। जाहिर सी बात है मैं। वो सामने जंगल में दरख्तों को देखती बोलती बोलती रुकी थी, नजरें जंगल की तरफ से हटाए राज की तरफ मुड़ी थी, जो उसके जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। चेहरे के तासरात देखकर वो बेख्तियार ही कहका लगाकर हंसी थी। एक हाथ मुंह पर रखे, चेहरा आसमान की तरफ किए वो हंसती चली गई थी। वो उसको यूं हंसता शायद पहली बार देख रहा था। वो जब से आई थी शायद सही से हंस मुस्कुराई भी नहीं थी, और अब उसे यूं हंसता देखकर वो टटकी बांधे उसी को देखे जा रहा था। वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें हंसते हुए छोटी हो गई थी, साथ ही आंखों में नमी आ गई थी। मैं जवाब नहीं
بتاتی، اسی طرح کنفیوز رہے۔ مجھے کیا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی، کندھے اچکاتے بے فکری سے جواب دیا تھا، مگر راج کے عمل پر بے فکری ہوا ہوئی تھی۔ وہ جو قبل سے اسے ہنستا دیکھ کر بے خود سا ہو رہا تھا، اچانک ہی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیے وہ اس کے نازک ہونٹوں پر اپنے دمکتے لب رکھے خود کو سیراب کرنے لگا تھا، مگر تشنگی تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ الیانا مشکل سے سانس لے رہی تھی، وہ نرمی سے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی گلابی چہرہ لیے وہ گہری سانسیں لیے اپنی سانسیں نارمل کر رہی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری، میں پتہ نہیں چلتا کب بے خود ہو جاتا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں چھونا چاہتا۔ اپنی بے خودی کا احساس ہوتی ہی زور سے اپنے سینے میں بھیجے وہ نادم لہجے میں گویا ہوا، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ تھک کر چھوڑنا پڑے گا مجھے۔ اس کے سینے سے لگے وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سامنے جنگل کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ پرندوں کی خوبصورت آواز کافی تیز تھی، مگر اس کی سوچوں میں خلل نہ ڈال سکی تھی۔ ٹیرس پر موجود کرسی پر بیٹھا وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے نینا کی تصویر دیکھے کسی گہری سوچ میں پڑا تھا۔ بلیک اینڈ ریڈ چسک والی شرٹ پہنے، بلیک پینٹ پہنے، شانوں تک آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے کل تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم جانتی ہو کہ کون ہوں میں، کیا ہوں، سب تو جانتی ہو تم، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھو۔ جانے کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں، کیا سوچتی ہوگی۔ فوٹو کو زوم کیے وہ اس کی فوٹو دیکھتا بولا تھا جیسے وہ سامنے ہو۔ کیا محسوس کرتی ہو میرے لیے، کرتی بھی ہو کہ نہیں۔ موبائل پر گرپ مضبوط کرتا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا، گرین آنکھوں میں لہو برسنے کو تیار تھی۔ وہ کل رات سے سو نہیں سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے راجر کو دیکھ لیا ہوگا، مگر پھر بھی وہ چاہ رہا تھا کہ شاید نہ دیکھا ہو۔ رات سے ایک ہی بات سوچے دماغ خراب سا ہو گیا تھا۔ تم تو شاید 5 سال پہلے ہی میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ ہمیشہ چاہا کہ تم کبھی واپس نہ ملو، کبھی تمہارا میرا سامنا نہ ہو، یا پھر کاش میں تمہیں نہ پہچان پاتا، کاش میں اپنی یادداشت کھو دیتا، مگر میں تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری خوشبو سے پہچان گیا تھا۔ مگر حیرت ہے، کہیں میرا ایک دفعہ قتل کرنے کے باوجود مجھے نہ پہچان پائی، ابھی بھی نہ پہچانتی ہوتی اگر تمہاری دوست تمہیں نہ بتاتی۔ آسمان کی طرف دیکھتے وہ دل میں ہی نینا سے مخاطب تھا۔ وہ وائٹ پاؤں کو چھوتے، لانگ سلیو لیس فراک، بلو جینز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ایک ہاتھ میں اپنے سینڈلز پکڑے سمندر کے کنارے چل رہی تھی۔ ہوا سے بال اڑ رہے تھے جنہیں پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ شام کا وقت ڈھونڈتے سورج کا مناظر، عنبر پر اڑتے پرندے، لہروں کا شور، اسے اتنا خوبصورت مکمل مناظر بھی خوش نہیں کر سکا تھا۔ تم وہ کیوں ہو راجر جو تم ہو؟ تم ایک نارمل، ایک اچھے انسان کیوں نہیں ہو؟ کاش تم ایک کرائمل نہ ہوتے، یا پھر کاش میں تمہارے متضاد نہ ہوتی، یا کاش ہم ملتے ہی نہ۔ اگر ملتے تو پھر کاش ہم ایک کرائمل اور ایک ایجنٹ کے طور پر ہی ملتے۔ میں اپنا کام کرتی، تم اپنا، پھر بے شک ہار جیت کسی کی بھی ہو جاتی، مگر یہ دل کہاں، کب، کیسے، کیوں کام کر گیا، کیوں بازی لے گیا۔ اب ہماری ہار شاید محبت کی ہار ہوگی۔ تم ہار گئے تو میں جیت کر بھی ہار جاؤں گی، اور اگر تم جیت گئے تو میں پھر بھی ہار جاؤں گی۔ وہ سوچتے سوچتے کافی آگے لہروں تک آ گئی تھی۔ دماغ سوچوں سے پھٹ رہا تھا۔ کل رات سے وہ بھی سو نہیں سکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ بہت اچھی لگتی ہو مجھے، راجر کی بھاری گمبھیر آواز اسے دور کہیں سے سنائی دی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کہیں راجر نہیں تھا۔ بالوں کے کان کے پیچھے کرتے وہ واپسی کے لیے بڑھی تھی۔ کیا تم سچ میں مجھے چاہنے لگے ہو، یا تم مجھے جاننے لگے ہو؟ میں کس سے وفا کروں؟ تم سے وفا کی تو ملک سے بے وفائی کرنی پڑے گی، ملک سے وفا کی تو تم سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتی خود سے ہی بڑبڑائے
थी। दोनों अलग अलग कश्मकश में मुतलबा थे, फैसला कोई अटल फैसला कर ही नहीं सक रहे थे। अपनी सोचों में गुम वो अपने ही प्लान बना रहे थे, अलग अलग, एक दूसरे के से यकसर मुख्तलिफ, मगर इनसे पहले किस्मत फैसला लेकर महर लगा चुकी थी। अब इन्हें कठपुतली की तरह रहना था, बढ़ना था, जाने मोहब्बत का अंजाम क्या होना था। फर्ज और मोहब्बत में से किसी एक ने जीतना था, एक ने हारना था, और एक हारन हारन से कई हारें जुड़ी गई थी। अंधेरा गहरा हो रहा था, परिंदों का शोर अब कुदरत कम हो गया था। वो सारी सोचों के झटकती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। राजर मोबाइल बंद करता, पॉकेट में डालता, एक नज़र सूरज की आखिरी कुछ किरणों पर आखिरी नज़र डालता, कमरे की तरफ बढ़ा था। हमारी आंखें तुझे देखने की अजलत में बहुत सी खास मनाजर को छोड़ गई। लीजा उठो, टाइम देखो। लीजे के ऊपर से कंफर्ट हटाते वॉइस ने संजीदा आवाज में कहा, क्या है, आप जाएं, मैं नहीं उठ रही। वो जो कुछ देर पहले ही यूनी से आकर सोई थी, अब वॉइस ने जगाने पर सख्त मजा होती, कंफर्ट दोबारा खुद पर सेट करती बोली, आराम से सुनने वालों में तुम्हारा शुमार होता ही कब है। कंफर्ट समेत उसे उठाकर खड़ा करते तपे हुए लहजे में कहा, 2 दिन में ही उसने तारे दिखा दिए थे। जितनी मासूम लगती थी इतनी वो थी नहीं। है, ये क्या कर रहे हैं आप? नींद से झूलते उसका बाजू पकड़ते मंदी मंदी आंखें आंखें खोलते हुए कहा, अलीज़े जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, मतलब ये एक काम भी मैं खुद करूंगा। उसको झंझोड़ते हुए दांत पीस कर बोला, जो अब उसे तैश दिला रही थी। उसकी सख्त आवाज पर नींद भंग से उड़ी थी। एक नजर उसे देखते आंखें मलते वो बुरे बुरे मुंह बनाती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, मगर जाने से पहले कंफर्ट खुद से उतार कर फेंका था, जो अब बुरी तरह जमीन पर पड़ा। कमरे के पहले से बिगड़े हुए हाल में कुछ और इजाफा कर गया था। वाइज ने हलक तर करते फटी फटी आंखों से कमरे का जायजा लिया था, जिसका हाल देखने के लायक नहीं रहा था। यूनी से आने के बाद अलीजे कमरे में आ गई थी, जबकि वाइज दूसरे का रूम में बैठा अपना ऑफिस वर्क करता रहा, और अब कमरे का सारा बखेरा हुआ था। गुस्से से दांत पीसता वो खुद ही जल्दी जल्दी चीजें समेट कर बाहर निकल गया था। वाइट जीन्स पर येलो स्लीवलेस फ्रॉक नुमा स्टाइलिश शर्ट पहने वो बाहर निकली। कमरे को देखकर एक पल तो हैरान हुई, मगर फिर वो भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई, जहाँ सामने ही ऊपर ओपन किचन में उसे वॉइस नजर आ गया था। वाइट हुडी, ब्लैक जीन्स, बालों को बेतरतीबी से माथे पर बखेरे वो कटिंग बोर्ड पर कुछ काट रहा था। लीजे कुछ देर उसे देखती रही। वो भरपूर वजाहत का शिकार था। इधर आकर मेरे साथ काम करो, डिनर करना है तो। वॉइस काफी देर तो इग्नोर करता रहा उससे। वो जानता था वो उसे ही देख रही है। दिल तो अंदर ही अंदर खुश हुआ, मगर आदत से मजबूर वो सख्त लहजे में बोला, एक नज़र उस पर डाली भी नहीं थी। वो यही बात अलीजे को तपा गई थी। ऊपर से काम करना, वो बला की काम चोर, जिसकी कुछ झलकियां तो वो देख चुकी थी वाय दिखा चुकी थी वायस को। वैसे पिछले जन्म में आप शेफ थे, या फिर कोई सफाई करने वाले। वो लॉन्च अबूर करती लो किचन में आकर वॉइस के करीब ही खड़े होते उसकी उंगलियों से महारत से कटिंग बोर्ड पर चलते देखकर वो बोली, तुम चुप होकर आटा गूंदो। उस बात पर बेसाख्ता अमड आने वाले गुस्से को जब्त करता एक नज़र अलीजे पर डालता बोला था, वो नजरें उस पर जम ही गई थी। येलो कलर में उसकी साफ रंगत खिल सी गई थी। लंबे बाल, खुले चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए वो नीचे देख रही थी। वॉइस का जवाब सुनकर उसने नजरें उठाई थी। दोनों की निगाहों का तजामदम हुआ था। धड़कनें अलग ही वे पर धड़कने लगी थी। वो उसकी जज्बात लुटाती निगाहों से बचने के लिए उसके पास से गुजर गई थी। वॉइस जैसे होश में आया था, तलस्सुम टूट गया था, वो जो उसे जरा पसंद नहीं आया। वो छुरी पकड़े ही पीछे मुड़ा, जहां लीजे अब थाली में आटा निकाल रही थी। आटा निकाल लेने के बाद वो जग में पानी भरे अब आटा गूंदने लगी थी। गाल लाल से हुए थे, जो दूर से भी देख सक रहे थे दिख रहे थे। कुछ लम्हे यूं ही सिरक गए थे। वो सर झटकता वापस मुड़ा था। वो चिकन बनाना चाह रहा था। अब प्याज, टमाटर, बाकी ज़रूरत की चीज़ें काटने के बाद वो कुकिंग पैन चूल्हे पर रखकर ऑयल डालते वो प्याज डालता। अब उसे फ्राई करने लगा था, मगर कुछ कमी महसूस कर रहा था। लीजे उसे खामोशी से वो कुछ हैरान होता
अलीज़े हो और खामोशी। वो कुछ हैरान होता पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फैल गई थी। उसे अब पता चला कि खामोशी थी क्यों। अलीज़े जो आटा गूंदने लगी थी, मगर वो हैरत से आटा देख रही थी जो पानी पानी हुआ उसके कपड़ों पर भी लग गया था। वो दोनों हाथ उठाए, मासूम शक्ल बनाए पीछे मुड़ी, जहां वो बड़े मज़े से अब टमाटर और चिकन डालता इन्हें फ्राई करने को फ्राई करने लगा था। कुछ देर तो वो उसे देखता रहा, फिर ये सोचकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया कि मैडम ने अब क्या करना है। वो छोटे छोटे कदम उठाए वॉइस की तरफ बढ़ी थी। दिल में खौफ भी था कि अब अनजाने वो क्या कहेगा। वॉइस उसके पीछे खड़े होते कपकपाते लहजे में उसे पुकारा था। फैन में चम्मच चलाता हाथ सख्त हुआ था। वो बहुत कम उसे उसके नाम से पुकारती थी, वो और जब पुकारती थी वो खो जाता था। वो अब भी सख्त हो गया था। उसे यूं ही खामोश देखकर उसने आटे वाला हाथ ही उसके कंधे पर रखा, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वॉइस पीछे मुड़ा था, उसके मुड़ने से अलीजे का आटे में डूबा हाथ उसके साथ ही घूमा, अब आगे आ गया था। एक नज़र अपने कंधे पर उसका हाथ देखा, फिर अलीजे की तरफ देखा जो बड़ी बड़ी आंखों में नमकीन पानी जमा किया आटे को देख रही थी। चेहरे पर भी आटा लगा हुआ था, साथ ही निचला होंठ बार बार बाहर आ रहा था। क्या हुआ है? उसका हाथ कलाई से पकड़ते हटाते उसकी आंखों में जमा नमी को देखते नरम लहजे में गोया हुआ, वो आटा खराब हो गया, और मेरे कपड़े भी, और मेरे हाथ भी। पहले आटे और फिर अपने कपड़ों और हाथ मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस रोने की कमी रह गई थी। जाओ तुम चेंज कर लो, मैं खुद ही देख लेता हूँ बाकी। इसके गाल से आटा साफ करते नरम लहजे में कहा अलीजे। उसके हाथ से कलाई निकालते रोनी शक्ल बनाए बाहर निकली थी। शक्ल तो वॉइस की भी रोने वाली बन गई थी। किचन की हालत देखते हुए, कोई ऐसा पल भी हुआ करे मैं कहूँ तू बस वो सुना करे, मेरी फुर्सतें मेरे मशगले सभी अपने नाम किया करे। कोई बात हो किसी शाम की, कोई जिक्र हो किसी रात का, वो जो सुनाने बैठूं उसे कभी, वो सुनने तो सुनकर हंसा करे। जो मैं कहूँ चलो इस नगर जहाँ जुगनुओं का हजूम हो, वो पलट कर देखे मेरी तरफ और मुझको पागल कहा करे। कोई एक पल तो मेरा हुआ करे। ये एक बहुत बड़ा सा मैदान था जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज होली डे था, सभी होली खेलने में मसरूफ थे। काफी लोग हाथों में रंगों में प्लेट्स पकड़ी इधर उधर घूम रहे थे। कुछ कलर वाटर वाटर पिस्टल से एक दूसरे को कलर पानी से गीला कर रहे थे। तकरीबन सब ही सफ़ेद रंग के कपड़ों में मुबलिस थे। फिजा में भी रंग भरे हुए थे। भीड़ ने लोगों के हजूम से खुद को निकालते आगे बढ़ी थी कि कलर फुल स्लीवलेस शॉर्ट ब्लाउज पहने, साथ सफ़ेद लहंगा पहने, बालों को खुला छोड़े, हल्का सा मेकअप किए, नफीस ज्वेलरी सेट पहने, मल्टी कलर की ही हाई हील्स पहने, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आयश लोगों को ढूंढ रही थी, जाने किधर गुम हो गए थे। मुंबई में थे, आज होली डे था। उसे होली खेलना पसंद तो नहीं था क्योंकि इसमें कपड़े खराब हो जाते थे, मगर उसके बावजूद भी वो कई दफ़ा होली खेल चुकी थी। कल रात से वो डिस्टर्ब भी बहुत थी। कार्लोस की वजह से उसे ऐसा लगा था कि कार्लोस उसे जानता था। उसे इस बात का डर भी था। राज और राजा से बात करती थी, मगर कल काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए वो बात नहीं कर सकी थी। और आज सुबह सुबह ही तैयार होकर वो बाहर आ गई थी। राकेल तो उसके साथ ही आयश और कर्नाट को उसने रात से नहीं देखा था। अब वो पूरे ग्राउंड में इन तीनों को ढूंढ रही थी जो फोन भी नहीं उठा रहे थे, मगर फिर उसकी तलाश जल्द ही खत्म हो गई। उसे सामने ही कर्नाट और राकेल नजर आए, जिन्हें पहचानने में उसे मुश्किल हुई थी। जो मुख्तलिफ रंगों में नहाए अब और भी कलर फेंक रहे थे एक दूसरे पर। राकेल ने हीर की तरह का ही लहंगा पहना हुआ था, बस उसका ब्लाउज ऑरेंज कलर का था। कनाट ने भी वाइट शर्ट और वाइट ही जीन्स पहनी हुई थी। वो अलग बात थी कि अब वो वाइट नहीं रहे थे। दोनों के ही वाइट ड्रेस अब मुख्तलिफ कलर्स में बदल गए थे। ही ने बेख्तियार अपने ड्रेस को देखा था, जिस पर भी रंगों के कुछ निशान थे। लोगों के हजूम में ही उस पर भी कुछ कुछ गिर ही गए थे। ड्रेस से नजर उठाते हीर आगे बढ़ी थी। हाय, उसने राकेल के पास पहुंचकर हाथ हिलाते हुए कहा। अरे हीर, किधर थी तुम? मिल ही नहीं रही थी। और ये तुमने होली नहीं खेली?
राकेल कनाट को पीछे धक्का देते रहे। हीर के पास आती उसके काफी बेहतर ड्रेस को देखते हुए बोली, साथ ही पास पड़ी रंगों की प्लेट उठाई थी। नहीं रकील प्लीज, इसका इरादा भांपते वो चिल्लाती हुई भागी थी, मगर रकील की फेंकी गई प्लेट से रंग उसे अपनी बैग पर गिरते महसूस हुए थे। उसने कुछ दूर जाते रुक कर खुद का जायजा लिया। उसकी बैग वरना कमर बाल रंगों में नहा गए थे। वो दांत पीस कर रह गई। पीछे मुड़कर देखा, जहां रकेल अब किसी और के पीछे भाग रही थी, बाल्टी पकड़े। वो ताज्जुब से सर हिलाती मुड़ी थी, जहां सामने ही आयश खड़ा किसी से बात कर रहा था। आयश जो कुछ देर पहले ही रकेल का नाट को छोड़कर हीर को ढूंढने गया था, मगर वो तो उसे भी नहीं मिली, मगर इधर ही जानने वाला दोस्त वारन मिला था, जो 2 साल पहले यूनी में सेमेस्टर के लास्ट में उसका दोस्त बन गया था। वो मिल गया। वो खड़ा उससे बातें कर रहा था जब सामने ही उसे खुद की तरफ देखती ही नजर आई। आयश के उसे देखती ही हीर ने नजरें फेरी थी, मगर आयश की निगाहें थम गई थी उसकी क़यामत खेज सरापे पर। वो बिला की खूबसूरत लग रही थी। यह यकअटक वो उसे देखे जा रहा था। हेलो, कहाँ गुम हो गए? वार ने उसका कदा हिलाते हुए कहा। वाइट कुर्ता सूट में वो कोई हिंदी था। काली स्याह आंखें, भूरे बाल, गैर मामूली नकूश कसरती जिस्म। वो भी काफी हैंडसम था। वॉरन के पुकारने पर वो होश में आता, उससे एक्सक्यूज करता, हीर की तरफ बढ़ा, जो उसे अपने पास आता देखकर दूसरी तरफ बढ़ी थी। वॉरन की तेज निगाहों ने उसका पीछा किया था। अरे आज तो बड़े लोग आए हैं, क्या बात है? सुबह से कहाँ छुपी हुई थी? आयश ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते ही दिलचस्पी से देखते हुए कहा। वो खुद भी सफेद शर्ट पैंट पहने हुए था। रंगों से अभी तक वो भी महफूज था। उफ, मेरा सर ना खाओ, हटो आगे से। हीर उसे अपने पास देखकर जी भर कर बदमजा होती बोली, मूड तो पहले ही रकेल की वजह से खराब हो गया था, ऐसे कैसे हट जाऊं? अभी तो जाकर हाथ आई हो, वो भी अपने नाम का एक ही था। हीर गुस्से से उसे देख रही थी। अचानक उसकी नजर अपने पास ही पड़ी मुख्तलिफ रंगों से भरी थाली पर गई। उसकी दिलकश चेहरे पर मुस्कुराहट रह गई थी। हमेशा की तरह आज खो गया था उस मुस्कुराहट पे। वो मुस्कुराते हुए वो भी हसीन लगती थी। नक चिड़ी। ये होश में तब आया था जब हीर ने रंगों से भरी थाली उसके सर पर उल्टी थी। वो मुख्तलिफ रंगों में नहा गया था। हाँ 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 हाँ, ओ माय गॉड डफर, तुम तो अब डफर भी नहीं लग रहे, ये तुम अब कोई और ही मखलूक ही लग रहे हो। वो उसे ऐसे देखकर लूट फूट हो गई थी। उसका चेहरा रंगों की वजह से छुप सा गया था। तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने दूसरी थाली उठानी चाहिए, मगर ही ने फट से उसे हाथ मारकर गिरा दिया था। ऐसे तो, पर ऐसी ही सही। आयुष ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर खुद के फुलादी वजूद से लगाया था। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। हीर ने उसे पीछे करना चाहा, मगर वो एक इंच भी नहीं हिला हिला था। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता, अपना गाल उसके गाल से मिस किया था, फिर दूसरी तरफ भी यही किया, मगर शायद दिल भरा नहीं था। तभी एक हाथ उसके बालों में डालकर चेहरा ऊपर किया था। अब उसकी गर्दन पर अपना चेहरा सहला रहा था। दोनों का दिल अलग ही जाविये पर दौड़ रहा था। ही ने आंखें मीच ली थी, दिल कानों में धड़क रहा था। ही बोली, होली वो उसको छोड़ता पीछे हुआ था। हैप्पी होली। वो उसको छोड़ता पीछे हुआ था। हीर का चेहरे पर भी अब मुख्तलिफ रंग लग गए थे, गर्दन पर भी। चीप डफर, घटिया इंसान, मरो इधर। वो एकदम अपनी टोन में वापस आई थी। दिल अब भी कानों में धड़क रहा था। वापस पलटी थी, मगर कलाई आयश की हाथ में थी। उसने उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। वो तैयार नहीं थी, तभी उसके चौड़े सीने से लगी थी। कुछ भूल रही हो? वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए बोला था। क्या भूल रही हूँ मैं? पीछे तो हटो। ही ने उसे पीछे करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। कुछ दिन पहले तुम मुझसे डांस कंपटीशन हार गई, और तुमने कहा था अगर हार गई तो वो करोगी जो मैं कहूँगा, और मैंने तुम्हें आधी दुनिया के सामने हिराया। अब तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हेयर डार्लिंग, ही डार्लिंग, उसे और खुद से करीब तर करता, बोझल आवाज में उसके कान के पास सरगोशी नुमा कहता, उसके कान की लू को अपने होठों से छुआ था। आंखें उसकी कुर्बत से खुमार आलूदा हुई थी। आवाज भी भारी हो गई। मैं कुछ नहीं मान रही। मैं बिल्कुल बिल्कुल, बोलो क्या मानूं? और
गुम करो अपनी ये शक्ल। पहले तो उसने मुकरना चाहा, फिर ये सोच कर कि वो इसी तरह चिपका रहेगा, मान ही गई। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें हमारा बैंड ज्वाइन करना होगा। अब के बाद हम एक टीम में होंगे, सिंगिंग हो या डांसिंग, हमारी एक ही टीम होगी। हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों से करके इन्हें हिराएंगे। यकीन मानो तुम वर्ल्ड फेमस सिंगर और डांसर बन सकोगी। और अगर ऐसा ना किया तो आगे बहुत से कंपटीशन होंगे तुम्हारे मेरे साथ, सारे हिरा दूंगा तुम्हें मैं। फिर जो आजकल विनर कहलाई जाती है वो लूजर हो जाएगी। वो बिना उसका तासर देखे बोले जा रहा था, कमर छोड़ दी थी, अब सामने देखते हुए कह रहा था, हाँ हाँ, और तुम्हें क्यों लगा मैं ये बेवकूफ़ी करूंगी? मुझे जीतने के लिए तुम्हारे बैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये खुशफहमी ख़त्म कर दो कि हीर मिर्ज़ा तुम्हारे अंडर हो सकेगी। और जहाँ तक बात है मुझे हिरा कर लूज़र बनाने की, तो एक कंपटीशन जीते हो। हाँ, बाय लुक, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मुझे हीर मिर्जा को कहीं कोई नहीं हिरा सकता, ना कोई जीतने से रोक सकता है। वो गुरूर से बोली, रुकी नहीं थी, एक मुस्कुराई भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर आगे बढ़ गई थी। नाना हीर डार्लिंग, आना तो तुम्हें होगा मेरे पास, सब छोड़कर। मेरे लिए देखता हूँ कैसे नहीं आती, क्योंकि जो मेरा है वो बस मेरा है, अपना भी नहीं। उसकी पुष्ट को देखकर जनूनी अंदाज में बोला था, कल के वाकये के बाद वो काफी जनूनी हो गया था। एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं भीड़ सच में उससे जुदा ना हो जाए। भूरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, माथे पर बल पड़े हुए थे। दिल तो कर रहा था अभी जाकर दिमाग ठिकाने लगा दे, मगर वो खामोश था। एक समुंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बताई है उसके बिताई है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। बकिया जख्म इजाफी दिए गए मुझको, मेरे लिए तो तेरा इंतजार काफी था। राजर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? नैना ने राजर की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे देखता किसी गहरी सोच में गुम था। ब्लैक हुडी जिस पर कुछ लाइट्स और ग्लासेस लगे हुए थे, ब्लैक ही पैंट पहने, शानों तक आते बालों को खुला ही छोड़े, प्रकाशित चेहरा किसी गहरी सोच में गर्क था। नैना की आवाज सुनकर उसने टेबल पर पड़े गिलास ने पर निगाहें हटाकर नैना पर अटकाई थी, जो वाइट प्लेन शर्ट पर रेड शर्ट, लेदर की जैकेट, स्टाइलिश जैकेट जो कमर से ऊपर तक आती थी पहने, रेड ही जीन्स पहने, बालों को हाई पोनी में मुकीद किए, ग्लासेस बालों पर लटकाए, काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे हर बार से ज्यादा अच्छी लगती थी। वो खामोशी से उसे देखे जा रहा था। यूनी के बाद वो उसे जबरदस्ती ही साथ ले आया था, अब खामोशी से बैठा था। क्या हुआ, कुछ बोलना भी है कि जाऊं मैं? मुझे बहुत काम है, होते हैं, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं। नैना ने उसे खुद को तकते पाकर जी पाकर मोबाइल पर टाइप देखते हुए बेलचक लहजे में कहा। उसे यूं या राजर का देखना कंफ्यूज कर रहा था। वो जितना बचना चाह रही थी वो इतना ही पास आता जा रहा था। वो अब राजर के बजाय खुद से डरने लगी थी, खुद के जज्बात से डरती थी जो बगावत पर उतरे हुए थे। मगर वो जज्बात में बहकर अपना और अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहती थी। वो राजर को एक क्रिमिनल के तौर पर ही ट्रीट करना चाहती थी। मगर हाय री बदबख्त दिल, तुम बस यूनी और रेस्टोरेंट में ही जॉब करती हो या कुछ और भी? राजा ने सामने पड़े गिलास में उंगलियां फेरते निगाहें नैना के तासर पर जमाए सरसरी अंदाज में पूछा। नैना एक पल को सटपटाकर रह गई थी। वो राजर के ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी। दिल में छुपे खशक को यकीन में बदलने लगे थे। हाँ, बस खुद को नॉर्मल जाहिर करती, सर्द सांस हवा के सुपुर्द करती, राजर ही की तरफ देखती बोली, इंटरेस्टिंग। राजर ने एक नज़र नैना को देखते हुए कहा, साथ ही विक्टर को देखकर जो चीजें मेज पर रखता काफी गौर से उसे देख रहा था। राजर के देखते ही सटपटाकर आखिरी प्लेट रखता, ये जा वो जा। राजर ने हैरत से वेटर को देखा था। नैना ने भी वेटर की हरकत नोट की थी, मगर फिर इग्नोर कर गई थी। चलो लंच करो। राजर ने हाथ में फोर्क पकड़े खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। नैना चुपचाप
फ्राइड चिकन अपनी प्लेट में डाल गई थी। तुमने मुझे बुलाया क्यों? तब तो बुरा कह रहे थे कि ज़रूरी बात करनी है, मगर यहाँ खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। फॉक मुंह में लेकर जाती नैना ने राजर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुम कुछ करना चाहती हो खाने के अलावा? चम्मच मुंह में लेकर जाता नैना को गहरी नजर से देखता मेरी खेजी से बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। जो जरूरी बात करती थी वो करो, मुझे जाना है फिर।" नैना ने सुतरा कर कहा। उसकी मैंने खेज बात से पीठ में हुई थी। बात ही करना चाहता था, बल्कि ये कह सकती हो कि साफ साफ बात करना चाहता था। मगर राजा फ्राइड राइस के साथ इंसाफ करते बोलते बोलते उसे देखता रुका था। मगर क्या? जूस का गिलास मुंह से लगाती हैरत से पूछा, मगर ये कि तुमने शुरू में ही झूठ का सहारा लिया है, तब ही छोड़ दी। राजा ने बिना उसे देखते सरसरी सा कहा, कौन सा झूठ?" नैना फॉक प्लेट में रखे प्लेट पीछे खिसका गई थी। राजा ने भी चम्मच और फॉक प्लेट में रखते प्लेट खिसका कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। "यही कि तुम सिर्फ रेस्टोरेंट में काम करती हो?" निगाहें उसके चेहरे पर अटकाए बेलचक लहजे में कहा। "इसमें झूठ क्या है?" नैना ने भी उसकी अंदाज में कहा। अलबत्ता दिल कानों में धड़कने लगा था। मगर ये पूरा सच तो नहीं है ना डार्लिंग?" उसकी भूरी आंखों में अपनी ग्रीन पुरस्रार आंखें डाले सर्द लहजे में गोया हुआ। तो और क्या सच है पूरा?" नैना ने राजा की तरफ ही देखते जबान के खुश्क पड़ते लब तक करते हुए कहा, "वही सच जो मेरा तुमसे, तुम्हारा मुझसे छुप कर भी नहीं छुपा हुआ। वही सच जो बहुत कड़वा है, इतना कि ना हम उगलना चाह रहे हैं ना ही निगलना। वही सच जो हमारी कहानी में विलन को किरदार अदा कर रहा है। बल्कि यूं कहना ज्यादा सही होगा कि जो कहा हमारी कहानी में हीरो का किरदार अदा कर रहा है। और ये तो डन है कि कहानी के खत्म पर जीत हीरो की ही होगी।" नजरें नैना से हटाकर सामने दरवाजे पर अटकाते सद व सपाट लहजे में कहते सुकून से उसका सुकून गारत कर गया था। नैना घिंगी सी होकर रह गई थी। वो राजर की आधी अधूरी बात पूरी समझ गई थी। दिल की धड़कन कुछ पल को थम सी गई थी। लफ्ज खत्म हो गए थे। निगाहें राजर पर अटकी हुई थी, जो बाहर ऐसे देख रहा था जैसे कि वहां उसकी फेवरेट सास बहू के सीरियल की एपिसोड लगी हुई हो। जब इतना जानते हो तो ये भी कह दो, मोहब्बत का भी ढोंग रचाया था?" निगाहें उसके चेहरे पर जमाए सद लहजे में कहा, मगर वो जानती थी कि ये बोलते हुए दिल कितना दुखा था। इसकी बात सुनकर राजर यकदम उसकी तरफ मुड़ा था। पहले से सर तासरात और माथे पर पड़े बलों में काफी इजाफा हुआ था। "मैं इन घटिया लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों को हिराने के लिए इनके जज्बात से खेलते हैं। मैं तो खुद हार गया हूँ। ऐसी मात मरा मरा हूं कि ना कुछ बचा है ना कुछ छीना है, फिर भी बुरी मात हुई है।" इसकी तरफ देखता सद लहजे में धीमी आवाज में गड़ाया था, अच्छा फिर ये भी जानते होगे कि कहानी के एंड में मात तुम्हारी होगी। ये कड़वा सच तुम्हें निगलना पड़ेगा। उसकी नाकाबिले बर्दाश्त करवाहट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी।" उसकी ग्रीन सर्द आंखों में अपनी भूरी सर्द आंखों में झांकती कारदार लहजे में बोली, "हाँ हाँ, मौत जब गले लगेगी तो क्या इससे बड़े बड़े कड़वे घूंट खुद ब खुद निगले जाएंगे। मेरी सजा ही मेरी जजा बन जाएगी, मगर तुम्हारी जिंदगी ना सजा के काबिल रहेगी ना ही जजा के। मुझे खुद अपने हाथों से मार कर या फिर अपने सामने मरता देखकर 100 बार मरोगी। मेरे ख्याल से मौत जजा और जिंदगी सजा है। यूं देखा जाए तो मेरे हिस्से में जजा और तुम्हारी सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी।" विस्की का गिलास हाथ में हिलाते उस में हिलते शराब को गौर से देखता सख्त लहजे में बोला था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। उसे राजर की एक एक बात सही लगी थी। अगले गले में एक गिल्टी उभर कर खत्म हुई। दिल चीख चीख कर रोने का कर रहा था, मगर वो सिसक भी ना सकी थी। ठीक है तो फिर तुम मुझे मेरा का वो अभी अपनी बात पूरी करती कि राजा ने बीच में ही उसे टोक दिया था। ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे खिलाफ सबूत जमा करो। हो गए तो मुझे सजा दिलवा देना, अगर दिलवा सकी तो, या फिर पहले ही की तरह मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश करना। मगर याद रहे, जरूरी नहीं इस बार सीने पर 3-4 गोलियां खाने के बावजूद मैं बच जाऊं। मैं कहीं भी रुकावट नहीं बनूंगा तुम्हारी किसी राह में। मैं बस देखना चाहता हूँ इस बार जब हम
मुकाबिल होंगे तो फर्ज जीतेगा या इश्क। मुकाबले सख्त है और सख्त जिगर की जरूरत पड़ेगी जो तुम नहीं रखती। नैना को देखता कहता साथ ही अपनी कुर्सी पाँव से घसीट कर खड़ा हो गया था। 2 कदम चलकर नैना के करीब होता, बिना उसे सोचने का मौका दिए अपने धमकते लब उसके गाल पर रख चुका था। दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ लम्हे यूं ही सड़क गए। वो जो पीछे होता बिना उसकी तरफ देखे मोबाइल बाहर की तरफ निकाल गया। आंखों में नमी लिए वो काफी देर उसको जाता देखती रही थी। बेबसी हद से ज्यादा सवार हो गई थी। उनकी सोबत में गए संभलने दोबारा टूटे। हम किसी शख्स को दे दे कर सहारा टूटे। ये अजीब रस्म है, बिल्कुल ना समझ आई हमें। प्यार भी हम ही करें, दिल भी हमारा टूटे। हालात ये हैं कि गर्दिश हालात के सबब दिल भी मेरा तबाह, हिम्मत भी पछता है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसी की शिकस्त है। हाय हीर मोबाइल पर राजर को मैसेज पढ़ रही थी जब अचानक से एक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने सर उठाकर देखा था। जहाँ काली स्याह आंखों उस पर अटकाए कार्लोस खड़ा मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। वाइट शर्ट पर ऑरेंज जैकेट पहने, वाइट जीन्स पहने जो अब वाइट से मुख्तलिफ रंगों में बदल गई थी। गोल्डन बाल जिन्हें जेल से सेट किए हुए थे। कसरती जिस्म हो, काफी हैंडसम लग रहा था, मगर सामने भी ही थी जो अब पूरी तरह रंगों में डूबी हुई थी। आयश के पास से जाने के बाद वो एक दफा फिर कनाट और रकेल के हाथ लग गई थी। फिर क्या था, रकेल ने उसे पकड़कर और कनाट ने काफी प्लेट्स उस पर उल्टी थी। अभी तो चेहरा धोकर वो शक्ल सही करके आई थी और अब कार्लोस को देखकर अच्छा खासा मूड ऑफ हुआ था। क्या मसला है तुम्हारा, क्यों पीछे पड़ गए हो? दोनों हाथ सीने पर बांधते उसकी तरफ देखती स्मार्ट लहजे में गोया हुई। पहले के तो बहुत से मसले हैं पर एक नया मसला तुम बन गई हो जो हवासों पर सवार हो गया है। हल कर दो ना मयसर होकर। उसको क़यामत खेज सराहने पर नजरें गाड़े मैंने खेजी से बोला था। हीर का दिमाग ही घूम गया था उसकी बेबाक बात सुनकर। ऊपर से उसे कार्लोस को देखकर अपनी बिखरी फैमिली याद आ जाती थी जो उसके बाप ही की वजह से बर्बाद होकर रह गई थी। यू ब्लडी दोबारा ऐसी फजूल बात की ना तो याद रखना हीर मिर्जा दूसरी दफा बताती नहीं है, अमल से समझाती है। तो आज के बाद ये मनहूस शक्ल दूर रखना मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ही ने शहादत की उंगली उसकी तरफ करते कुदरत ऊंची आवाज में उसे वार्न करते अंदाज में कहा। उस आसपास कई लोग रुक कर इन्हें देखने लग गए थे। उसे पहले कार्लोस कुछ कहता, रकेल बोतल की जिनकी तरह नमूदार होती उसे अपने साथ खींचते हुए ले गई थी। कार्लोस ने एक निगाह चारों तरफ डाली थी। लोग उस पर तबसरस उड़ाती नजर डाले अपने अपने आप में मगन हो गए थे। गुस्से और जिल्लत के एहसास से उसका चेहरा लाल हो गया था, लब और मुठ्ठियां भेज ली थी। उसने एक नज़र दूर जाती हीर पर डाली थी। एक सोच उसके भेजे बीजी लबों को फैला गई थी। मकरूह मुस्कुराहट चेहरे पर छा गई थी। एक गलती एक सज़ा। उसने हाथ ऊपर करते एक एक करके 2 उंगलियां खोलते पुरसरार आवाज में कहा, मगर सज़ा तुम्हें नहीं तुम्हारे प्यारों को मिलेगी और तुम्हारे पास मेरा होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अभी जिन कदमों में गई हो बहुत जल्द इन्हीं से वापस आओगी और इस आयश का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसने दूर खड़े आयश और हीर की तरफ देखते हुए सज लहजे में कहा जो शायद अब डांस करने की तैयारी कर रहे थे, मैं अपनी अना में आ जाऊँ तो अजीरन कर दूँ तेरे राब्ते, तेरे ज़ाब्ते, तेरे साबते, तेरे लाहक के।